नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द ही रहेगी। आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पर बड़ा फैसला देते हुए एकल पीठ का जो फैसला था उसको बरकरार रखा है। उधर राजस्थान में 5 और 6 अप्रैल को होने वाली उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के प्रशासन ने इस बार कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। कहीं से भी कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, इसे लेकर के पूरी निगरानी की जा रही है। 26 जिलों में इसे लेकर के हाई अलर्ट किया गया है। वहीं हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का जो फैसला है वो चर्चाओं में है और जैसा मैंने पहले कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 जो है वो रद्द रहेगी, ये हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी कह दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की जो खंडपीठ है उसने ये चयनित अभ्यर्थियों और सरकार की अपीलों पर फैसला दिया है। साथ ही डिवीजन बेंच की तरफ से एकल पीठ की ओर से आरपीएससी के सदस्यों के खिलाफ किए गए स्वयं प्रेरित प्रसंज्ञान को कहा जा रहा है रद्द कर दिया। अभी हालांकि इसमें स्पष्टता और ज्यादा आना बाकी है, क्योंकि जैसे ही फैसला अपलोड हो जाएगा इसके एक एक तथ्य को हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है कि एकल पीठ के फैसले को हाई कोर्ट की डबल बेंच की तरफ से यथावत रखा गया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने का फैसला सुनाया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द रहेगी, ये हाई कोर्ट ने कहा। और इससे पहले एकल पीठ की तरफ से इसे रद्द करने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ कई तरह की याचिकाएं डबल बेंच में आई थी, जिस पर डबल बेंच ने विस्तार से सुनवाई की और डबल बेंच ने भी एकल पीठ के जो फैसले को बरकरार रखा है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि इसके बाद कई कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, दोनों के सामने अब यही सवाल है कि आखिरकार जिन बिंदुओं को लेकर के, जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर के, बातों को लेकर के एकल पीठ ने जो फैसला दिया था और उसको हाई कोर्ट की डबल बेंच ने बरकरार रखा है, उसके पीछे की वजहें क्या हैं उसको आज हम समझेंगे, देखेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करवा दूं आप सभी का आज की चर्चा के लिए। और हमारे साथ में आज की चर्चा के लिए राजेंद्र सिंह शेखावत साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। और परुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ चुके हैं और भी मेहमान जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है। राजेंद्र जी, मैं आपसे शुरू करूंगा, कैसे देख रहे हैं आप डबल बेंच के इस फैसले को लेकर के और आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है सर? ऐसा राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बेंच का फैसला है, न्यायालय है, उसने जो भी फैसला दिया उनके जो भी तथ्य अभी आएंगे, पूरे फैसले में जो भी बातें आएगी उसको देखेंगे। देखने के बाद सरकार उसी के अनुरूप कार्य करेगी। न्यायिक आदेश है, उसको जैसा मेरिट पर अगर आदेश होगा उसी हिसाब से हम कार्रवाई करें। जी, क्या सरकार जो है वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? ये बताया ना, बहुत ही इसको बहुत जल्दी कोई बात कहना होगा, इस पे कमेंट करना होगा जी। अभी जब फैसला पूरा आ जाएगा, पूरा फैसला देखा जाएगा, फिर सरकार के स्तर पर उसकी समीक्षा होगी, चिंतन होगा और सभी लोगों से बातचीत होकर फिर उसके बाद इसका निर्णय किया जाएगा। परुष भारद्वाज जी बोलिए। जी ठीक है सर, शेखावत साहब ठीक है। मुझे देखिए जी हेमंत जी, देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थानी में कहावत होती है कि 100 कोड़े भी खा लिए और जो है 100 प्याज भी खा लिए। निश्चित तौर पे जो ये कहावत है वो राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार पे बिल्कुल सटीक बैठ रही है। हमारी सरकार के समय इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना करके चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसने इस बात का वादा किया था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे। निश्चित तौर पर हमारी बनाई हुई एसआईटी का नाम बदल के इन्होंने एसओजी किया, उसके बाद में हमारे द्वारा शुरू की गई जांच को इन्होंने निश्चित तौर पर आगे बढ़ाया, हम उसका स्वागत करते हैं। पर देखिए, जांच बढ़ने के बाद में जिस प्रकार
प्रकार से एसओजी ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द होनी चाहिए, पुलिस मुख्यालय ने कहा कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द होनी चाहिए, मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने कहा कि भर्ती परीक्षा को रद्द होनी चाहिए, हाईकोर्ट के डबल एजी ने कहा कि भर्ती परीक्षा को रद्द होनी चाहिए। उसके बावजूद सरकार का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल क्लियर नहीं रहा, और जब एकल पीठ ने जो है निर्णय इसको रद्द करने का दिया, उसके बाद जब डबल बेंच ने उस पर निर्णय पर रोक लगाई, मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और वहां जाकर के सरकार इस बात को कहती है कि साहब ये परीक्षा जो है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। और आज जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब खंडपीठ का यह आदेश आया कि भाई इसको भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो सांप और छछूंदर जैसी स्थिति हो गई। आपको ध्यान होगा कि जयपुर में पिछले कुछ समय कुछ अभ्यर्थी जो है पानी की टंकी पे चढ़े थे और उन्होंने ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी, और उन्होंने इस बात को भी कहा था कि भाई इस भर्ती परीक्षा के अंदर जो है भाजपा सरकार के एक बहुत बड़े नेता का उसमें हाथ है, उन्होंने उसके खिलाफ जांच की भी मांग की थी, परंतु सरकार के द्वारा उसके बाद जिस प्रकार से इस प्रकरण पे यू टर्न किया गया, निश्चित तौर पे ठीक है। शेखावत जी जवाब दे रहे हैं। जी शेखावत साहब बोलिए। शेखावत साहब। हाँ बोलिए। जी नहीं तो वो तो और जी कई आरोप लगा रहे हैं आप पर। आरोप तो लगाते ही रहे, इनके आरोप है, खुद ही इस अमाम में इनकी जो स्थिति है सबको पता है। इनके समय में जो पूरी परीक्षाओं की हालत हुई थी, ये आप देखिए कि कितने, अरे साहब आज आपके द्वारा दर्ज हुई, और अब हमारी सरकार थी उसने आप ये देखिए इनके 118 चार्जशीटें पेश करके 428 इनके आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया है। और उसके बाद हमारी सरकार के समय में आप 351 परीक्षाएं हमारे आयोजित हुई, उनमें से एक भी परीक्षा के अंदर अभी तक किसी प्रकार की गड़बड़ी का समाचार नहीं मिला है। पहले होता क्या था कि बेरोजगार तो परेशान हो ही रहे थे, नौजवान परेशान हो ही रहे थे, साथ में राजस्थान की जनता भी परेशान होती थी। परीक्षा जैसे होने लगती पूरे राजस्थान में नेटबंदी हो जाती, सारे बैंकों के ट्रांजैक्शन बंद हो जाते, सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद हो जाते, लोगों के लेन देन बंद हो जाते, लोकेशन है, और जो पूरा हमारा नेटवर्क डिजिटल का था। जी शेखावत साहब थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ। याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट ओपी सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोलंकी साहब स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं आप, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को डबल बेंच के एसआई भर्ती 2021 पर? हाँ सर। सोलंकी साहब आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। फैसला है जी, ये जो फैसला है निश्चित तौर पे न्याय के हित का फैसला है जी। और जो इसमें एक देखने वाली बात यह है कि जो एसबी ने जो इसका फैसला किया था, जस्टिस समीर जैन एसबी ने जो फैसला किया था बहुत विस्तृत फैसला था। एसओजी की रिपोर्ट है, और जो जितनी भी हमारे पास है जो डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंसेस थे, और बाकी अथॉरिटीज और बाकी जितनी भी रिकमेंडेशन है वो भी इसी को फेवर कर रही थी कि ये भर्ती में है जो छट्टी किया जाना संभव नहीं है, तो इस भर्ती को निरस्त कर देना चाहिए। वो तो सरकार अपना दूसरा पक्ष फिर कोर्ट में लेके आई। सरकार ने अपने फैसले पे टिकी नहीं रही, अपने अनुशंसा पे नहीं रही थी, तभी जाके सरकार ने इसको चैलेंज किया था। नहीं तो सरकार खुद भी पहले तो यही चाह रही थी कि अनुशंसा उनकी इसी प्रकार की थी, और सारी जो एजेंसीज है, अथॉरिटीज है, और जो फैसला हुआ था एसबी का वो बहुत ही विस्तृत था, जिसमें चार्जशीट का कंक्लूजन भी उसमें ड्रॉ किया गया था। बाबूलाल कटारा ने अंडर इन्वेस्टिगेशन क्या क्या बातें कही थी, सारी बातें बताई थी। तो ये जो पेपर है ये तो बहुत पहले लीक हो चुका था, और सबसे बड़ी बात है बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, कानून व्यवस्था का पालन कराने वाला पद है। तो यदि अगर यही लोग अगर फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो आप मान सकते हैं कि आगे इनके द्वारा किस प्रकार का अपना है जो कानून का पालन करवाया जाएगा। और जो लोग भी है, जो टेंटेड लोग जो आते हैं सेवा में, उनका एक उद्देश्य रहता है कि यदि अगर वो उसके लिए एक सक्षम व्यक्ति नहीं है तो आगे चल के भी भ्रष्टाचार ही लेके आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है बहुत ही अच्छा फैसला आया है, और स्वागत करना चाहिए सरकार को अब अपनी हठधर्मिता छोड़ते हुए इसको है जो नए सिरे से इस भर्ती को कंडक्ट करवा के, और जो भी कोई ईमानदार बेईमान जो भी है, जो आप आज की तारीख में कोई नहीं बता सकता, आज भी इन्वेस्टिगेशन है, पेंडिंग है इनकी, तो आपको नए सिरे से इस भर्ती को कंडक्ट करवाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जी शेखावत साहब सुन रहे हैं, आप रिएक्शन देंगे अपना?
शेखावत साहब सुन रहे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है शेखावत साहब। आपने सुना ओपी सोलंकी को कि सरकार पहले चाहती थी कि ये एसआई भर्ती 2021 रद्द हो, लेकिन बाद में वो कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी लाइन छोड़ दी। नहीं, लाइन क्या, जो भी प्रायोरिटी के आधार पर और जो न्याय संगत बात थी वो सरकार ने रखी। अब इसमें आयोग की जो मैं समझता हूं कि आयोग ने क्या सोचा, किस विचार से, किन तथ्यों के आधार पर वो हाईकोर्ट में उन्होंने अपने पक्ष रखे, मैं समझता हूँ पूरा फैसला आ जाएगा, उसके बाद ही अपन इसके बारे में कोई अपन तथ्यों के आधार पर ही कोई बातचीत कर पाएंगे। अभी इनकी बात भी नहीं सुन पाए कि इस फैसले में क्या कहा है हाईकोर्ट ने, डबल बेंच ने किस तरह के तथ्य रखे हैं। तो तथ्य आएंगे उसके बाद ही अपन बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज ही अभी फैसला आया है जी। फैसला आने के अभी कुछ ही समय हुआ है, तो बिना फैसले को पूरा पढ़े हम अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो न्याय संगत नहीं रहेगा। सही बात है सर। मिथिलेश जैमिनी साहब इसे कैसे देख रहे हैं आप? शुरुआत से इस 2021 से जब से ये परीक्षा हुई तब से सवाल ही सवाल थे, और अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी जैमिनी साहब कह दिया कि ये भर्ती 2021 वाली एसआई भर्ती रद्द रहेगी। देखिए हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बताया कि राजस्थान में एसआई की नौकरी से बड़ी कोई नौकरी नहीं, जो 21 से लेकर 26 तक चर्चा में है। और इसमें आला दर्जे का करप्शन हुआ। जब शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठे और संसद में इसको बार बार उठाया और कोर्ट तक गए, और कहीं न कहीं जो चूक हुई कि भजनलाल जी जब प्रवासी जो इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे थे, जापान जा रहे थे, उससे पहले इसको रद्द करने की अनुशंसा कर चुके थे, लेकिन किन मंत्रियों के दबाव में, जिनका नाम हनुमान बेनीवाल भी लेते हैं और भी अभ्यर्थी भी लेते हैं, अब कहीं न कहीं जो क्रेडिट स्कोर बीजेपी के लिए पॉलिटिकल वेपन बनना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी आई है, डेंट पड़ गया। अब बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, जैसा मेरे किसी विधि के विशेषज्ञ से जो बात हुई है, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है नहीं जाती है, लेकिन कहीं न कहीं अशोक गहलोत को एक राहत मिली होगी कि उन्होंने जो अपने आरपीएससी में 9 सितारे चुने थे, उन सितारों को राहत मिल गई है। चाहे निरंजन आर्य की पत्नी संगीता आर्य हो, या कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा हो, या संजय सोत्रिय हो जो उनके पर्सनल निजी सुरक्षा अधिकारी थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक संस्था थी उसकी साख भी पूरे हिंदुस्तान में गिरी थी। इसका क्रेडिट भी अशोक गहलोत जी को जाता है कि उन्होंने ऐसी प्रतिभाएं वहां ले जाकर बिठाई कि उन्होंने राजस्थान में हर तरीके से कहीं न कहीं आम छात्र के जहन में बैठा दिया। भजनलाल जी को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने, उससे पहले बता दो कि ये फैसला सही है या गलत है। आप इसका स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद ये स्वागत करने योग्य फैसला है। जैमिनी साहब, स्वागत करने जैमिनी साहब एक मिनट जैमिनी साहब, पौरू जी कह रहे हैं मैं जवाब दूंगा। मैं आप जवाब दो, उससे पहले बता दो कि ये फैसला स्वागत योग्य है, और 2021 की भर्ती में पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? वो आपके राज्य में ये गड़बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये बता दो पहले। बिल्कुल देखिए, मैं सबसे पहले तो इस बात को कहना चाहूंगा कि पेपर लीक की समस्या जो है वो सिर्फ राजस्थान छोड़िए ना, राजस्थान नहीं है, राजस्थान की कुर्सी पर बैठ के राजस्थान की समस्या नहीं है। कहां से सीख के आते हैं आप? कहां से सीख के आते हैं? ये पूरे भारत की समस्या है, फलाना समस्या है। आपकी जिम्मेदारी थी, आपने क्या किया ये बताइए। और उस भारद्वाज, हेमंत जी, राजस्थान के 3,24,000 परिवार, राजस्थान के 3,24,000 परिवार आज ऐसे बोल जाते हैं पौरू जी। 3,24,000 ये असम की समस्या, ये मणिपुर की समस्या, राजस्थान की धरती पर राज किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान की बात नहीं करके दूसरे राज्यों की बात करें। आपकी जिम्मेदारी राजस्थान सुधारने की थी, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा पाप अगर किसी ने किया तो अशोक गहलोत सरकार ने नौजवानों का पेपर लीक कर किया, जिस पर आज हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मोहर लगा दी। जैमिनी साहब मैं वापस आ रहा हूं। एक बार दो खास मेहमान और भी हैं। राजेंद्र त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्यागी साहब स्वागत है आपका, अभिनंदन है न्यूज 18 राजस्थान पर। और सोलंकी साहब एक टिप्पणी में इस पर आपकी लीगली चाहता हूँ थोड़ी सी। एक मिनट पौरू जी आ रहा हूँ। पौरू जी पानी पीजिए, तब तक शांति रखिए। पौरू जी, अरे इतना आवेशित मत होइए।
पौरुष जी, ओपी सोलंकी साहब, इसके कानूनी पहलू क्या है इस फैसले के? अभी शेखावत साहब कह रहे हैं कि अभी फैसला अपलोड हो जाए, हम सब पढ़ लें, उसके बाद और ज्यादा विस्तार से समझेंगे। मोटा मोटी आप तो थे वहां पर, क्या है वो हमें समझाइए थोड़ा। इसका कानूनी पहलू केवल इतना हो सकता है, वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि जो एक बार फैसले की कॉपी जब आएगी तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हुआ है, लेकिन जो फैसला है वो अभी भी है जो एसबी का ही रखा है। मॉडिफिकेशन यही हो सकता है कि कुछ टिप्पणियां हुई थी, आरपीएससी है जो उसमें मेंबर्स को लेकर भी थी, हो सकता है कि अब वो जो मॉडिफिकेशन जो होगा हो सकता है कि वो टिप्पणियां हटा दी गई हो, और भी चीजें संभव है। लेकिन जो सबसे अहम बात यही है कि भर्ती को निरस्त किया है और बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है और बेरोजगारों के लिए बड़ा हित का फैसला है ये। अदालत ने, डबल बेंच ने क्या ये माना है सोलंकी साहब की पेपर विस्तृत लीक हुआ और इसके अंदर आरपीएससी के मेंबर भी इन्वॉल्व में थे, बाकी दूसरे कई जो गैंग्स हैं इस तरह के परीक्षा माफिया, उनका इन्वॉल्वमेंट भी था, उनकी संलिप्तता भी थी? जी बिल्कुल माना है, और उसी को आधार मानते ही अभी आप हालिया देखें कि बाबूलाल कटारा जी हैं, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट में है जो बेल रिजेक्ट हुई है जी, क्योंकि उनको ये पता है कि उनकी किस प्रकार की भूमिका रही है। आरपीएससी जो मेंबर्स की भूमिका को पूरी तरह माना है, उनके जो बच्चे भी इसमें है जो सिलेक्ट हुए थे, आरपीएससी से ही पेपर है जो लीक हुआ था वो बहुत पहले ही बिक चुका था, मार्केट में आ चुका था, और इस बात के पूरे साक्ष्य हैं एसओजी की रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और ऑथोरिटीज ने भी इसी प्रकार का पहले माना हुआ था जी, उससे अलग नहीं था। एक और तो बाद में सरकार एक नया एंगल लेके आई, वो है सेग्रीगेशन का, कि कौन बेईमान है कौन ईमानदार है, उनका पृथक्करण किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, उस पर अदालत का क्या रवैया रहा है सर, डबल बेंच का? डीबी ने भी एसओजी चीफ को बुला के और डीजीपी साहब को बुला के और इसके ऊपर अपना है जो मंतव्य जाना था। और दरअसल होता क्या है कि आपको ये पता भी है कि ये टेंटेड है, लेकिन यदि अगर कोई एविडेंस नहीं है तो आप इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन आपको इस बात का तो पता है कि टेंटेड है, तो इसीलिए इसमें छटनी किया जाना संभव नहीं है। ऐसी ही है, एसओजी चीफ की पहले भी रिपोर्ट थी और अभी भी उनका यही मानना था, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन है, हो सकता है साल दर साल आगे कितने समय तक के लिए इन्वेस्टिगेशन चलेगी, तो ये भर्ती यथावत अगर इसी मोड पे ही रहेगी तो आगे ये जो वैकेंसी है इसका क्या होगा, तो इसीलिए है जो उन्होंने इसको निरस्त किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि आगे भी यदि अगर जो अपोजिट जो साइड है, जो अपोजिट पार्टी है, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी तो वहां पे भी फैसला यही रहना है, मेरी ऐसी आशा है जी। राजेंद्र त्यागी साहब भी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। त्यागी पणी, मैं चाहता हूं इस पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये हाईकोर्ट का बहुत शासनिक महत्वपूर्ण फैसला आया है जो काफी टाइम से लंबित था। बड़ा जो नए हमारे जो सब इंस्पेक्टर जो भर्ती हुए थे 2021 के, काफी दिनों से बेचारे, मतलब एक तरीके से उनका कोई भविष्य का कुछ पता नहीं था। मेरा तो ये था कि यदि ये इनको इस पर 2025 की भर्ती परीक्षा में इनको भर्ती परीक्षा में परीक्षा दिला देते तो इनका भी जो इनका सच्चाई है वो सामने आ जाती, और ये भी कहीं ना कहीं यदि योग्य हैं तो इस भर्ती के अंदर भी इनको चांस मिलना चाहिए था। अब रही बात जो हाईकोर्ट का जो पूर्व फैसला था जिसमें यह था कि सब इंस्पेक्टर हैं जो कहीं पुरानी नौकरियों से आए हैं उनको पुरानी नौकरियों में वापस स्थान मिलेगा, तो मेरा यह मानना कि जहां तक हो, अब जो भर्ती को क्लियर हो गई है, अब इस पे जो सरकार तुरंत फैसला ले और ये जो 800 850 जो सब इंस्पेक्टर लाइन में, इनको बेचारे न तो इनकी कहीं ड्यूटियां थी न कुछ था, ट्रेनिंग भी कर ली, 3 साल हो गए इनको ट्रेनिंग करते हुए और पुलिस की वर्दी पहनते हुए। तो मेरा है कि इस पे जो निर्णय हुआ बड़ा सही समय पे अब आ चुका है समय इसका, और इस समय के बाद इसको तुरंत इस पे निर्णय लेकर सरकार और इनके भविष्य के बारे में उनको भी उचित निर्णय लेना चाहिए। असमंजस में नहीं रहे वो लोग भी, अब असमंजस में नहीं रहे, क्योंकि एक उम्मीद रहती है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब तो ये तय हो गया है कि रद्द हो ही गई है, तो उनको भी अब उसको भी 7-8 महीने हो गए हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद। जो पौरुष जी की टिप्पणी रह गई थी, पौरुष जी बोलिए आपके राज्य में ये गड़बड़ झाला हो गया सब कुछ,
अभी देखिए कल परीक्षा होने वाली है, सरकार की तरफ से इतने कड़े इंतजाम हैं कि हर किसी को ये भरोसा है कि कोई पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन एक आपकी सरकार में जो आज का हाल बता रहा है वो बता रहा है कि चारों तरफ पेपर लीक और इन्वॉल्वमेंट आरपीएससी के सदस्यों का भी। तो कह रहा हूं कि पेपर लीक की समस्या जो है वो हमारे समय से नहीं, राजस्थान ने पहली बार पेपर लीक की समस्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वसुंधरा जी के समय देखी थी। और उस समय आपको ध्यान होगा कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, रीट की परीक्षा, एलडीसी की परीक्षा, जेल प्रेरी परीक्षा, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा सहित तमाम परीक्षाएं ऐसी थी कि जो जिस समय जो है राजस्थान ने पेपर लीक की शुरुआत भी देखी थी और राजस्थान की युवा जो है वो अपने कैरियर को लेकर के निराशावादी उसमें चले गए थे। उसके बाद देखिए निश्चित तौर पर हमने जो है पेपर लीक के लीकेज हमने रोकने की कोशिश करी। प्रदेश में हमने एक कड़ा कानून बनाया कि जिसके उस कानून की वजह से आज वजनलाल सरकार जो है वो आगे बढ़कर के कार्रवाई कर पा रही है। और दूसरी बात है कि बाबूलाल कटारा की बात चल रही थी हेमंत जी, मैं इस बात को कह रहा हूं, बाबूलाल कटारा को निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने नियुक्त किया था, परंतु आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार करने वाली भी हमारी सरकार थी। और आपको ध्यान होगा बाबूलाल कटारा के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, उसमें से एक मामले में जो ईडी वाला मामला था शायद, वहां पर तो जब बाबूलाल कटारा जमानत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट गया तो सरकार ने तो उसकी जमानत का विरोध करने के लिए वकील तक खड़ा नहीं किया। ये सरकार की सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए आरपीएससी मेंबर बाबूराम राय का, उसका जिक्र बार बार क्यों नहीं होता? उसका भी तो इस मामले में बराबर का इन्वॉल्वमेंट है ना, इसी सरकार ने गिरफ्तार किया ना। पर चूंकि रामूराम रायका की नियुक्ति भाजपा की सरकार कटारा को किसने किया था? और कटारा कह रहा है मेरे से पैसे लिए, वो पैसे ले लेकर के कौन भर्ती कर रहा था? आरपीएससी के सदस्य कौन बना रहा था? ये तो बोलो पारू जी। शेखावत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार से इस बात का जिक्र नहीं ठीक करेंगे, है, हम सिर्फ वही बातें करेंगे जो कांग्रेस के खिलाफ जाती है। कौन कहेंगे? आप वही बातें सुनना चाहते हैं? आप लोगों से कह रहा हूं ना मैं, आप भाजपा से ये सवाल क्यों नहीं करते कि रामूराम राय का जो पकड़ा गया? आप बताएंगे किससे क्या सवाल करें पारू जी? हैं? की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार है, की नियुक्ति के लिए बताइए पारू जी। ये तो मान लीजिए कि पेपर बहुत बड़े तादाद में लीक हुआ, आपने जो मेंबर बनाए वो पैसे लेकर के बनाए और पूरा का पूरा गड़बड़ झाला मार्केट में 10 दिन पहले आ गया, ये तो मान लीजिए। उसके बाद देखिए मुझे हेमंत जी, मुझे पता नहीं था कि हम लोग जो यहाँ पे पैनल वाले बैठे हैं, हम लोग जो है माननीय उच्च न्यायालय के जो महान न्यायाधीश हैं उनसे भी ज्यादा जो है हम लोग विद्वान है कि हम लोग पहले इस बात का निर्णय सुना रहे हैं, जबकि आज आप ही की रिपोर्ट में शुरुआती में बताया गया कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के द्वारा जो आरपीएससी मेंबर के खिलाफ जो स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था उसको भी रद्द कर दिया। तो क्या अब हम न्यायालय से बड़े हो गए? आरपीएससी के मेंबर जेल में है, उनको जेल में मानोगे कि उनको क्या मान रहे हो? आप कह दीजिए हेमंत जी, मैं क्यों कह दूं जेल में? उसकी बात कर रहा हूँ। आप कह दीजिए कि माननीय न्यायालय के जो उच्च न्यायाधीश गण है उन्होंने आज जो टिप्पणी करी है वो गलत है, आपकी बात मैं क्यों कह दूं? मैं तो जो जेल में आदमी है नहीं कटारा उसका कह रहा हूँ, कटारा का कह रहा हूँ जेल में है। मैं हाईकोर्ट के क्यों कह दूं? हेमंत जी, मैं तो माननीय हाईकोर्ट ने जो कहा, जो फैसला दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल स्वागत करते हैं, हम तो शुरू से इस बात में, आपने जेल में जाने की जयमिनी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है जयमिनी साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ हेमंत जी कि आज अशोक गहलोत जी के स्थान में एक और सितारा जुड़ गया जो पूरे हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया, कि उनके तीसरे कार्यकाल में 3 साल तक पुलिस की वर्दी पहनने के बाद भी वो थानेदार नहीं बन पाया। ये आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। इसलिए अशोक गहलोत जी को धन्यवाद। दूसरा वीके सिंह जी को भी धन्यवाद, जिन्होंने इसकी जांच बहुत तहकीकात से की और आज इस अंजाम तक पहुंचे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जो फर्जीवाड़ा किया उसका क्या करें? उसका धन्यवाद किसको दें? तीसरा जो सबसे कह रहा हूँ, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ के तो लाओ। तीसरा जो सबसे बड़े मगरमच्छ जिनकी सरकार का मंत्री तो उसके खिलाफ जांच तो करो। हमने तो हिम्मत करी ना, हमने तो हमारे खुद के द्वारा नियुक्त किए गए आरपीएससी में। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मंत्री के खिलाफ इम्पोर्टेंट धन्यवाद तो अशोक गहलोत जी को और परेश भारद्वाज जी को। मतलब इनके कार्यकाल में जो कुल परीक्षाओं को सिंगल बेंच ने रद्द किया और आज डबल बेंच ने भी रद्द कर दिया और ये खुश हो रहे हैं। बताओ आप, सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र तो ये तो चुनौती दे रहे हैं आपको। आप हंसी का पात्र क्यों बन रहे हो? ये तो चुनौती दे रहे हैं शेखावत जी आपको, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं हाईकोर्ट और आप खुश हो रहे हो। पौरुष जी, आप मतलब किस मुंह से बोल रहे हो? आप थोड़ा सोचो तो सही, विचार करो। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हो, आप इस तरह से बोल रहे हो। आपको थोड़ी आप लोगों को चाहिए कि आपकी सरकार के समय में जिस तरह से बेरोजगारों के साथ में अन्याय किया गया, वो अन्याय पे आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मोहर लगाई है और उसके बाद 3-3 साल तक बेचारे सब इंस्पेक्टर देते जा रहे हैं और आप अभी भी ये
बड़ा गौरवान्वित हो रहे हो अपने आप में। धन्यवाद व्यापक हो घोटाले के रूप में पूरे भारत में भाजपा के शासन में जाना जिनके फैसले पर हाई कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी। आप ये देखिए, ये अशोक गहलोत का फेल्योर है या आपका फेल्योर है, आपकी सरकार का फेल्योर है। आपको ये सोचना पड़ेगा। और आप पता नहीं किस बात से गौरवान्वित हो रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसले को ऐसे ले रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है, ये कांग्रेस सरकार की जिसने अपने खुद के उपलब्धि है कांग्रेस सरकार की, अगर पेपर लीक उपलब्धि है। वहाँ साहब सोचो आप, कैसी बात कर रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता होने के बाद जयमिनी साहब पौरुष जी का दिव्य ज्ञान सुनिए। कह रहे हैं कि ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है कि इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, 10 दिन पहले मार्केट में आ गया। और कटारा वटारा जो मिलकर के पेपर बांट रहे थे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे। बताइए हेमंत जी, अभी घनश्याम तिवारी जी ने बहुत बढ़िया बात कही, घनश्याम तिवारी जी ने बहुत बड़ी बात कही। और दो पुलिस अधिकारी, पौरुष जी सुन लीजिए एक बार, उसके बाद जवाब दे दीजिए। पौरुष जी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिए। जयमिनी साहब को सुन लीजिए एक बार। पैनल पे 2 पुलिस सेवा के अधिकारी बैठे हुए हैं जो सुन लीजिए तो SI सही सर। पूरे हिंदुस्तान में SI को इंपोर्टेंट बनाने का काम अशोक गहलोत का, इस बात के लिए दोनों को धन्यवाद देना चाहिए। आज IPS से ज्यादा चर्चा राजस्थान में SI की, अशोक गहलोत को धन्यवाद देना चाहिए। और जो अभी घनश्याम तिवारी जी ने बात बोली कि फूली बाई फूल गई, गेल का दिन भूल गई, यानी यही पौरुष जी के साथ हो रहे हैं। ये पीछे के दिन भूल गए कि अशोक गहलोत जी ने कितने पाप किए कि आज राजस्थान का नौजवान तड़फ रहा है नौकरियों के लिए। और जो कल का इंतजाम किया है वो काबिले तारीफ है भजनलाल जी का। एक तो पौरुष जी की आवाज आ नहीं रही है, वो क्या बोल जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। 1 लाख रुपए तक का अवार्ड घोषित किया, ये काम पर वो कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। आपकी सरकार नहीं जाती, आपकी सरकार इसीलिए गई। बाकी तो आपने सब बांटे थे, मोबाइल मसाला सब बांटे थे, लेकिन नौकरियां छीन ली, पेपर लीक एक करके। पौरुष जी पारे सुन तो लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं फूली बाई फूलगी, गेल का दिन भूलगी। ये अभी राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि गहलोत साहब कांग्रेस सरकार के पुराने दिनों को भूल गए। कैसे पेपर लीक करवाते? मैं इस बात को कहना चाहूंगा, क्या हमारी संवैधानिक परंपरा है, हमने तो कोई गलती की। सुनिए, आप लोग मीडिया वाले जो है, ट्रायल कोर्ट है, आपने हमारे ऊपर ट्रायल चलाया, जनता की सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को घर बैठा दिया। अब क्या एक ही चीज के लिए बार-बार हमारे ऊपर ट्रायल चलाया? पौरुष जी एक बात बताइए, आप बड़ा करे आप और हमारे पे तहमत लगाओ, हमारे पे हमने क्या चलाया? मुझे मकराना जीतना है, कर्नल केसरी सिंह को बोलिए सदस्य बना दिया, मेरी लाचारी है। ऐसा लाचार मुख्यमंत्री राजस्थान की मैं एक छोटी सी टिप्पणी, फिर भी एक छोटी सी टिप्पणी है। त्यागी साहब एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। तो क्या इस पूरे घटनाक्रम में एक पक्ष जो हम देखते हैं तो उन ईमानदार लोगों का जो कहीं न कहीं जिनको खामियाजा तो उठाना पड़ा ही है सर? बिल्कुल सही है सर। ऐसा नहीं है कि सारे 850 जो हैं सब इंस्पेक्टर ही इस मतलब टीचिंग के अंदर चीटिंग करने में इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं मानता कि ये कोई एक ग्रुप था और वही लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। मेरा मानना है कि 50% से ज्यादा लड़के या जो अभ्यर्थी थे जो सब इंस्पेक्टर बने वो अपनी योग्यता से बने। और मैं तो ये भी अभी भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो सरकार के मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, मीणा जी ने कहा कि 50% से ज्यादा बेईमान है। उन्होंने 50% के लिए कहा, मगर मेरा मानना है कि 50% भी नहीं है, मगर काफी लोग ईमानदारी से एग्जाम दिया है। कई सेंटर ऐसे हैं जहां तक ये लोगों का पहुंच ही नहीं थी। ये तो उन लोगों की जहां कोचिंग सेंटर या वो गैंग थी, उन्हीं लोगों की पहुंच थी जिन्होंने ये पेपर प्राप्त कर लिया, या कुछ पैसे वाले मान लीजिए, या वो लोग थे जिन्होंने पहुंच कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं पेपर नहीं पहुंचा, हरियाणा तक पेपर पहुंच गया था, कालेर गैंग ने हरियाणा तक पहुंचा दिया था। जयमिनी साहब बिल्कुल पहुंच गया था, मगर मैं जब हरियाणा पहुंच गया तो राजस्थान में ऐसा नहीं है कि हर सब इंस्पेक्टर जो पास हुआ है उसके पास पहुंच गया होगा। तो ये कैसे पता चले कि किसके पास पहुंचा, किसके पास नहीं पहुंचा? त्यागी साहब, ये भी तो नहीं पता चल सकता। डिजिटल युग नहीं सर, उसी का तो ये फैसला है कि इसका डिजिटल युग है। इसमें आज की तारीख में छोटी सी कोई चीज जब 10 मिनट में स्पीड हो जाती है, यहाँ तो 10 दिन पहले से पेपर बाहर घूम रहा था, वो किस तक नहीं पहुंचा, ये कैसे संभव है? क्या सोलंकी साहब ये बड़ा तथ्य है, क्या संभव है ऐसा?
पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि इसका जो सर्कुलेशन है वो डिजिटल इसमें माध्यम में आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इसका जो सर्कुलेशन है वो कहां तक गया होगा जी। क्योंकि जब अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये कह रही है कि इसका जो सर्कुलेशन कहां तक हुआ है अभी तक हम खुद ही ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसा मान के चलिए कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी केवल यहाँ पे एक पेपर लीक तक की थी। यदि हम अगर पहले की वैकेंसीज भी ले लें, जब से ये ऑब्जेक्टिव हुआ है, जो अभी ये पूर्व जो पुलिस अधिकारी हैं त्यागी साहब अभी बता रहे थे जी, देखिए किसी भी परीक्षा में पूरी तरीके से कोई बेईमान नहीं हो सकता, और जी। ईमानदार और बेईमान कौन है इसको डिफाइन करने के लिए जो एजेंसी जो बनी हुई है वो अभी असमर्थता जाहिर की है उन्होंने। एसओजी चीफ ने बिल्कुल। खुद आके ये कहा कि हम कौन टेंटेड है कौन टेंटेड नहीं है हम बता नहीं पाएंगे आपको। तो यदि अगर सही से इन्वेस्टिगेशन की जाए, मान लीजिए कि अगर कोई शामिल भी रहा है उसमें, अगर वो टेंटेड है लेकिन एविडेंस नहीं है तो आप उसको कैसे लेके आएंगे। तो इसी सब बातों को ध्यान रखते हुए ही सभी लोगों की यही रिकमेंडेशन थी कि इसको फिर से है जो एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। लेकिन सरकार ने है जो इसमें अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी लूज की, इनको बहुत पहले करवा देनी चाहिए थी। अभी एक एग्जाम कल ही होने वाला है, अब समझ में ये नहीं आ रहा कि पहले इसकी अभी लेंगे फिर उसके बाद यदि अगर इसको और कंडक्ट करवानी होगी तो और नए सिरे से और इनको लेना होगा, क्या पता किस माध्यम से किस प्रकार ये सरकार इसको आयोजित करवाएगी। तो इसमें नकल को लेकर तो कोई संदेह का कोई भाव ही नहीं था। पहले भी जो वैकेंसीज जो कैंसिल हुई है स्टेट में, उस स्टेट में जो वैकेंसीज कैंसिल हुई उनका आधार केवल और केवल पेपर लीक रहा है। जी। पास्ट में भी आप देखें, हम यूनिवर्सिटीज में पढ़े हैं, कॉलेज में पढ़े हैं, यदि अगर कोई यदि अगर कहीं पर भी अगर कोई पेपर लीक हुआ है, जरूरी नहीं है कि वहां आपने कितने लोगों को पकड़ा या नहीं पकड़ा, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपका पेपर लीक हुआ है, इस बात को सभी लोग मानते हैं। लेकिन अब आप आके अगर उस पेपर लीक को जस्टिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपकी जिम्मेदारी और आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल खड़ा होता है कि आपका पहले क्या मानना था, अब आप इसको क्यों डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड किया ही नहीं जाना चाहिए था। अभी तक तो वैकेंसीज फिर से नए सिरे से हो भी जाती और वापस जाके लोग अपने फील्ड में भी पोस्टिंग ले लेते। राइट सर, शेखावत साहब आवाज सुनाई नहीं है बिल्कुल ही, वो कह रहे हैं कि ये आपका दायित्व था कि आप पेपर लीक को पूरे तरीके से विरोध करते कि हाँ पेपर लीक हुआ है और उसको रद्द कर देते तो वो बड़ी बात थी, लेकिन आपने ये इस पर यू टर्न क्यों ले लिया, ये समझ से बाहर है। नहीं, मैंने आपको पहले ही निवेदन यही किया है कि अभी फैसला आ जाने दो। अभी ये अपनी बात कह रहे हैं, फैसले में क्या दिया है, क्या तथ्य हैं, ये पूरा उनका समीक्षा करेंगे, समीक्षा करके फिर बात बताएंगे क्या चीज है। न्यायालय का फैसला, उच्च न्यायालय का डबल बेंच। तो बताइए कि आपने इस बात के सवाल दीजिए, प्रदेश की जनता जानना चाह रही है आपसे। क्या जानना चाह रही है पौरू जी, प्रदेश की जनता? आपने यू टर्न क्यों लिया, इस बात का तो जवाब दीजिए। पौरू जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने कहाँ यू टर्न लिया, अभी तो फैसला पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे। फैसला पढ़ेंगे, लेकिन सरकार ने तो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा ना कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है शेखावत साहब, कांग्रेस कह रही है शेखावत साहब। ठीक है पौरू जी, पौरू जी, पौरू जी, पौरू जी, तो जवाब कैसे देंगे जब आप कंटिन्यू बोलते जाएंगे। पौरू जी, पौरू जी सुन तो लीजिए सर, आप सवाल पूछते हैं तो कंटिन्यू बोलने जाएंगे, वो जवाब कैसे देंगे, जवाब भी तो सुनिए उनका। शेखावत साहब बोलिए। पौरू जी, ऐसा है कि हमारी सरकार ने जो भी निर्णय किया तथ्यों के आधार पे और जो आधार पर किया उसका अभी समीक्षा करेंगे। हाईकोर्ट ने क्या कहा है, किस तरह के निर्णय में क्या तथ्य प्रस्तुत किए हैं, उसके आधार पे बोलेंगे। अभी ये केवल हवा में तीर चला रहे हो, मिसाइलें, सारी मिसाइलें हवा में चल रही है। आने दो फैसला देखेंगे उसमें क्या बातें हैं। ये आपके किए हुए कुकर्म घोटाले हैं। मैं आपके पक्ष से जानना चाह रहा हूँ साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पक्ष जानना चाह रहा हूँ, न्यायालय का पक्ष नहीं जानना चाह रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसे यू टर्न क्यों लिया, जो सरकार पहले चुनाव में कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई यू टर्न नहीं है। ये आपके कुकर्म है, वो सामने आ रहे हैं, वो अब सबको दिख रहे हैं। अब हाईकोर्ट में भी दिखने लग गए, पहले सिंगल बेंच में थे, अब डबल बेंच में भी दिखने लग गए। इसका भी फैसला करेंगे कि आप जो आरोप कर रहे हो उसको तथ्यों के आधार पर बताएंगे। शेखावत साहब, जो आप आरोप लगाते थे ये मान के चलें कि हम उनको कानूनी एक मान्यता मिल गई, वो सही बात थी जो आप कहते थे कि पेपर लीक जो है वो आरपीएससी से हुआ, कैसे जगह जगह पेपर लीक हो गया, इतनी बड़ी परीक्षा को मजाक बना करके रख दिया था कांग्रेस के राज में, इस पर मुहर लगी है। बिल्कुल सही है हेमंत जी,
ये हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मोहर लगा दी। इनके कार्यकाल के अंदर जो नौजवानों के साथ में अन्याय हुआ था उन सब बातों पे मोहर लगी है। ये 19 बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, आप ये देखिए 19। आप ताज्जुब कर सकते हैं कि राजस्थान के बेरोजगार क्या सोच रहे खिलाफ ही जाकर के कोर्ट में जाके क्यों खड़े हो गए? अपनी असफलताओं पर, ये अपनी असफलताओं पर इस तरह की रावण हंसी हंस रहे हैं। ये अपनी असफलताओं पे रावण हंसी हंस रहे हैं। ये जैसे मतलब रावण इनको ऐसा लगता है जेमिनी साहब पौरुष जी को ऐसा लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा देशभक्ति का काम करके यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हंस के बोले अरे भाई इतना बड़ा पेपर लीक और हजारों युवाओं का सपना नेस्ता नाबूद हो गया। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है इस देश के लिए। हेमंत जी 19 परीक्षाएं हैं। हेमंत जी पौरुष जी का कोई दोष नहीं है। पौरुष जी का कोई दोष नहीं है। पौरुष जी का कोई दोष नहीं है। जब रीट का पेपर लीक हुआ था तो वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि रीट महोत्सव हुआ है, अगर कोई कहेगा पेपर लीक हुआ तो जेल में डाल दिया जाएगा। वही रीट का पेपर लीक हुआ और इनके पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट को अजमेर से जयपुर तक गर्मी में पसीना बहाना पड़ा और वो भी रीट में एक परीक्षा रद्द की। सचिन पायलट ने कहा था कि वो ऐसी जादूगर की कौन सी जादू चाबी है जो एक पेपर तो लीक हो गया दूसरा रह गया। ये ठीक है कि वर्तमान सरकार ने जब हाईकोर्ट में कह दिया कि भाई रीट की परीक्षा रद्द हो गई, हम जांच नहीं कराना चाहते, वो राजस्थान का नौजवान बीजेपी से पूछना चाहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा ही भर्ती के मामले भी आपने यू टर्न किया, ये बात इनकी सही है। अगर यू टर्न नहीं करते जेमिनी जी रद्द हो जाती और टाइम पे इनका भर्ती हो जाती। ठीक है शेखर साहब। ऐसा है जेमिनी साहब जो कह रहे हैं वो बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि फैसला जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो उसी के बाद बताएंगे ना कि क्या यू टर्न हुआ है क्यों नहीं हुआ है। जो सरकार ने उस समय की परिस्थितियां थी उसके हिसाब से अपना पक्ष न्यायालय में रखा है। अब न्यायालय के क्या उसके अंदर नहीं सर, किरोड़ीलाल मीणा जी की सुनोगे क्या आप? तो किरोड़ीलाल मीणा जी की भी बड़ी अहम भूमिका है यहाँ तक आने में। किरोड़ीलाल मीणा जी ने कहा था हमारे भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप उन लोगों को अपने लोगों को भी बेनकाब करोगे क्या? क्योंकि भजनलाल जी जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार में, तो आपके जो लोग हैं उनको भी बेनकाब करोगे या नहीं करोगे? क्योंकि ये बड़ा जख्म है, नौजवानों के घरों में मातम बन रहा है। परीक्षा नहीं दे पाए, 2,41,000 बच्चे, 717 बच्चों को परमिशन मिली है, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, पैसे उगाए हैं, दिल्ली तक गए हैं। ये वेदना है राजस्थान के नौजवानों की। सरकारों का असर नहीं होता, सरकारें आती है जाती रहती है, लेकिन बेरोजगार का जो दंश है, कैसे वो अपने माँ बाप से पैसे लेता है, कैसे कोचिंग लाता है, कैसे फिर पेपर आउट हो जाते हैं, ये महापाप पिछली सरकार ने किया। लेकिन वर्तमान सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं कोई एक दो लोग पुराने इनसे मिले हुए हैं जो इस सरकार के फैसलों को यू टर्न करा के अपना फायदा करा रहे हैं, अशोक गहलोत जी को लाभ पहुंचा रहे हैं। उन लोगों को आइडेंटिफाई करो। किरोड़ीलाल जी सही कह रहे हैं कि आपकी आस्तीन में भी सांप बैठे हुए हैं जो नौजवानों को परेशान कर रहे हैं। शेखावत जी, हाँ तो मैंने बताया ना आपको कि आप जो मैंने आपको पहले बताया कि जब हाईकोर्ट का सिंगल बेंच का जब फैसला आया था उसके बाद सरकार ने उस समय की जो भी परिस्थितियां थी, उस समय भजनलाल जी खुश हुए थे और कहा था बड़े मगरमच्छ जेल में डालेंगे, फिर क्यों यू टर्न लिया? जैसा उस समय सामने आया कि कई परीक्षार्थी थे वो बेचारे ईमानदारी से परीक्षा दिए हुए थे, ईमानदारी से उनका चयन हुआ था, वो तथ्य जब सामने आए तो सरकार ने भी ये सोचा कि जो कड़ी मेहनत करके और परीक्षा पास करके और ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो। ये भजनलाल सरकार की संवेदनशीलता थी कि भाई जिन लोगों ने ईमानदारी से इस परीक्षा को पास किया है उनके साथ अन्याय भी तो नहीं होना चाहिए था ना। तो ये एक अच्छी सोच थी भजनलाल जी की, तो उसको लेकर उन्होंने न्यायालय के अंदर उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से फैसले। ये तो सब डबल बात हो गई कि आप जो है भर्ती परीक्षा रद्द करने वालों के साथ भी खड़े हैं और भर्ती परीक्षा का विरोध करने वालों के साथ भी खड़े हैं। एक स्टैंड तो लीजिए कम से कम। और दूसरी बात मुझे शेखावत साहब आपसे एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। हमारा स्टैंड तो क्या सरकार से निर्णय जो आप लोगों ने घोटाले किए हैं ना उनको बाहर उजागर करने का है हमारा स्टैंड। तो पौरुष जी आपकी आवाज ही पूरी कट कट के आ रही है, क्या करूं बताइए? हम तो आपके जो घोटाले हैं ना ये परीक्षाओं को लेकर किए हैं। अभी आपके संगठन के अध्यक्ष के कैसे बच्चे वो रिश्तेदार कैसे आरएएस बन गए,
सारे आगे जो भी आपके बाबूलाल कटारा इन सब लोगों ने जो भी पूरी ये कौन सा परीक्षाओं आपने की जो सेंसिटिविटी थी सबको खत्म कर दिया। आप ये देखिए आरपीएससी में पहले ऐसे ऐसे लोग जाया करते थे जिनकी कोई प्रतिष्ठा होती थी, और अब जो जिस तरह से आपने लोगों को मोबिलाइज किया, कैसे कोई कवि की पत्नी को बना दिया, चीफ सेक्रेटरी की पत्नी को बना दिया, पता नहीं किस किस को सदस्य बना दिया, पूरी आरपीएससी का भट्टा बैठा के रख दिया आप लोगों ने। जो इस आरपीएससी पौरुष जी आपको फिर भी अगर हंसी आती है ना, अगर लाखों बेरोजगारों के सपनों को तबाह पौरुष भारद्वाज अगर टेलीविजन पर बैठ करके हंसे तो ये बहुत गंभीर बात है सर। पौरुष जी सुनो, सुन लो पौरुष जी, सुनिए पहले, सुन लीजिए पौरुष जी, पौरुष भारद्वाज जी सुन लीजिए, पौरुष भारद्वाज जी सुन लीजिए, पौरुष जी सुनते नहीं आप, समस्या ये है अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन आप सुनेंगे नहीं। मैं ये कह रहा हूं ये इतना गंभीर मसला है सर, ये इतना गंभीर मसला है, इस बात का दुख है हमें कि कुछ लोग तो होंगे जो ईमानदारी से परीक्षा पास करके और कंधे पर 2 सितारे लेकर के और इनके माता पिता के सपनों का किस तरीके से आज गला घोंटा होगा। बेईमानों के लिए तो अच्छी बात है कि बेईमान बाहर हो जाएंगे, लेकिन आप अगर इस मसले पर यहां इस वक्त हंसते हैं तो ये लगता है कि राजस्थान के ईमानदारों का गला घोंटने में आपको हंसी आ रही है। जी आपको अन्याय करने में राजस्थान के इस आरपीएससी का खेल जिसने खेला सर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप जो है एंकर के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी हैं और आपको ये भी पता है कि मैं किस बात पर हंस रहा हूं। बिल्कुल मैं यहाँ किस बात पर हो रहे हैं? नाती के बारे पर बहस हो रही है। पौरुष भारद्वाज फालतू की बात करते हैं आप, किस पे बहस हो रही है? ऐसा ही भर्ती परीक्षा 2021 के रद्द होने पर बहस हो रही है तो आप किस पर हंस रहे हैं? कमाल कर रहे हैं आप त्यागी साहब। ये कौन सा चेहरा है सर? ये इतना गंभीर मसला राजस्थान के इतिहास का ये पहला मामला होगा कि एक भर्ती जो इतनी लंबी चली और उसके बाद में इस तरह से ये फैसला आया कि वो रद्द होगी। नहीं बिल्कुल सही। देखिए साहब 3 साल जिसने स्टार लगा के पौरुष जी कह रहे हैं मैं किस पे हंस रहा हूं, ये आपके मनोवैज्ञानिक है क्या? क्या बातें कर रहे हैं आप प्रवक्ता? आप नहीं, उन बच्चों पे और उनके पेरेंट्स पे, उनके माँ बाप पे जिन्होंने सपने देखे कि हमारा बच्चा थानेदार बन गया, आज उनके सब सपने चूर हो गए। अब उनको कोई भविष्य, उनका पूरा अंधकार में हो गया। आज वो 3 साल बाद अब किसी परीक्षा को तैयारी करने में भी उनको, जो आपने कहा मनोवैज्ञानिक, उन पे इतना प्रभाव पड़ेगा कि वो परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। पे नहीं, किस पे कितना प्रभाव पड़ेगा इसका आकलन हम नहीं कर सकते हैं। समाज के जो नौजवान, वो लोग, वो किसान, वो गरीब, वो मजदूर जिनके बेटों ने उम्मीद की थी कि मेहनत से, ईमानदारी से कोई परीक्षा होती होगी, लेकिन इस परीक्षा ने दिखाया कि कैसे अभी शेखावत साहब कह रहे हैं ओबलाइज करने के लिए आरपीएससी के सदस्य बना दिए, मजाक बना दिया, सपने बेच दिए, 4-5 बार मेंबर थे, बेरोजगारों की उम्मीदों को खा गए, बेरोजगारों के सपनों को कुचल दिया। ये क्या हुआ? और उसके बावजूद पौरुष भारद्वाज यहां पर ज्ञान दे रहे हैं कि मैं पता नहीं किस बात पे हंस रहा हूं। किस बात पे हंस रहे हो? किसी की मैयत पर जाकर के बोलोगे हंस के वहां पर कि मैं पता नहीं यहां पर किस बात के लिए, तो गए क्यों थे वहां पर? मुझे हंसी जो है, मुझे हंसी इनकी इस बात पे आ रही है। ये कितना गंभीर मसला चल रहा है और आप हंसे जा रहे हैं, मजाक है ये, मजाक चल रहा है यहां पर। जयमिनी साहब शांत कीजिए आवाज को इनकी। हेमंत जी, ये राजस्थान के इतिहास की सबसे वो बड़ी खराब भर्ती है जिसका पेपर 10 दिन पहले तक बाहर आ गया। आप सोच के देखिए कितने सपने मारे गए हैं, कितने की मेहनत मारी गई है। और इस परीक्षा में जयमिनी साहब मैं अब समराइज पे आ रहा हूं, क्या रुक जाइए शांत होइए। ये स्थितियां राजस्थान में वापस नहीं बने। कोई सुझाव है ऐसा कि ये पेपर लीक माफिया को हम नेस्ता नाबूद कर सकें, इसको जड़ से खत्म कर सकें? हेमंत जी, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आरपीएससी में ईमानदार लोग बैठे, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है राजनीतिक दखल खत्म हो, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे वाइस चांसलर भर्ती के लिए एक कमेटी बनती है, उनके रूल रेगुलेशन है, आरपीएससी मेंबर बनने के लिए न कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है न कोई योग्यता है। इसको बदलना चाहिए भजन लाल जी को, और विधानसभा में अमेंडमेंट करना चाहिए एक्ट में
कि भर्ती के लिए ये योग्यता होगी, आवेदन मांगे जाएं, उनका सिलेक्शन हो, अनुकंपा पे अगर नियुक्तियां होगी आरपीएससी में, तो मैं जिसके आशीर्वाद से बना हूं उसके फोन पर तो मुझे कुछ कत्ल करने ही पड़ेंगे, कुछ गुनाह करने ही पड़ेंगे। तो कम से कम ये सबसे जो इनके सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। पुनर्गठन मत करिए, आप एक रूल रेगुलेशन बना दीजिए कि आरपीएससी सदस्य बनने के लिए ये योग्यता है, और उसके एक इंटरव्यू बोर्ड बनाइए। आप देखिए जो सबका भाग्य तय करता, खुद कितना पढ़ा लिखा था, खुद क्या था, किसी की पत्नी था, तो हम मजाक बनाया ना राजस्थान के लिए। राजस्थान के वो गांव का गरीब जिसने अपनी जमीन गिरवी रख के कमरा लेके अपने बच्चे को ट्यूशन कराया, कोचिंग माफिया ने लूट लिया और आखिरी में पेपर लीक हो गया। कितना दंश झेला है इस राजस्थान ने। इस पाप की सजा कांग्रेस को जो रसातल में ले जाने का काम है, इन नौजवानों के पापों की वजह से हुई है। और भजन लाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, अभी तक पेपर लीक नहीं हुए हैं। आप इस मसले से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। एक किसी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाना पता नहीं कितने सपनों का कत्ल करने के बराबर गुनाह से भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। और इस भर्ती परीक्षा में हमने देखा कि किस तरीके से पेपर लीक हुआ। ऐसा दोबारा नहीं हो। एक वकील के तौर पर, एक न्याय को जानने वाले के तौर पर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं सबको? जी, मेरा सुझाव यही है कि जो भर्ती लेने वाली संस्थाएं हैं वहाँ पे एक बुनियादी है जो एक बदलाव होना चाहिए। वहाँ पे ऐसे लोगों को ही वहाँ पे एनरोल किया जाना चाहिए जो लोग वाकई काबिल किसी योग्यताएं रखते हो और जो योग्य लोग हो, और वो जो राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, जैसा अभी फरमाया इन्होंने, राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए, केवल काबिल लोग ही वहाँ बैठे हैं। और उनकी भी लगातार सर्विलांस रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ किसी को नियुक्त कर दिया है तो उसके बाद वो कभी भी कुछ भी कर रहा है, क्योंकि उनको हटाया जाना बड़े ही महाभियोग की प्रक्रिया है, जो कि काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। तो आप उनको जब भी वहाँ पे एनरोल करें, नियमित तौर पे उनकी सर्विलांस रहे, और जो समय समय पर अपनी है जो तकनीक और जो आपकी पेपर की जो पद्धति है वो उसमें आप बदलाव लेकर आए। ठीक है सर। हमेशा एक ही प्रकार का बदलाव कभी नहीं, जब नहीं होता है तो हम देखते हैं कि पहले भी लगातार ये जो परीक्षा पद्धति में जब बदलाव हुआ, ये सब इंस्पेक्टर की ऑब्जेक्टिव जब से हुई है तब से ही नकल पद्धति में बढ़ावा हुआ है इसमें। संक्षेप में कोई सुझाव ऐसा, आप जिस सेवा से निकल करके आए, आपके मातहत सब इंस्पेक्टर होते थे, और जिनको हम सोचते हैं कि वो न्याय दिलाएंगे समाज को, लेकिन हमारा परीक्षा तंत्र किस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया, यूं कहें कि परीक्षा माफिया, उस परीक्षा माफिया को हम कैसे खत्म करें सर? नहीं, बिल्कुल, देखिए जैमिनी साहब ने जो बात बताई मैं उससे बिल्कुल वो रखता हूँ, और बिल्कुल जो आरपीएससी का जो गठन है बिल्कुल एक अच्छी तरीके से होना चाहिए। हाँ, और मेन उसमें गठन के अंदर बाहर भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उस पे भी निगरानी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी कल की परीक्षा के लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं, बंदोबस्त किए हैं हर एक स्तर पर, वो होना चाहिए, वो निष्पक्षता, वो संवेदनशीलता परुष भारद्वाज होनी चाहिए। परीक्षा माफिया कैसे खत्म हो जाए, एक लाइन का सर परुष जी। नहीं, परीक्षा माफिया का खत्म होने में शुरू से निगरानी हो, और एक सरकारी प्राइवेट ठीक है। 2013 से लेकर के अब तक के अनुभव जो रहे प्रदेश के, तो निश्चित तौर पे सरकार को जो है भविष्य में ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न ना हो, उसके लिए सरकार की जो तैयारियां निश्चित तौर पे है, अच्छी कहलाई जा सकती है, और परंतु इससे भी आगे जो है वो ध्यान देना चाहिए। मैं आपके हेमंत जी कहना चाहूंगा कि सरकार ने बायोमेट्रिक वाली पद्धति वहां पे शुरू की है, परंतु जब हम इतनी बड़ी संख्या में तहसील हेडक्वार्टर पे भी परीक्षा के केंद्र बना रहे हैं, ठीक है शेखावत साहब, उम्मीद यही कर रहा है पूरा प्रदेश की इस राजस्थान से परीक्षा माफिया का खात्मा हो जाए, और जिस संवेदनशीलता के साथ कल की परीक्षा की तैयारी है, हर एक परीक्षा उसी